हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश जब किसी वस्तु के सतह पर आपतित होती है तो उस वस्तु से आपतित होने के बाद उस वस्तु से टकराकर पुनः उसी पथ पर दूसरे ओर गमन करने लगती है उसी माध्यम में। ऐसी घटना को हमने कहा था कि प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये किसी वस्तु का सतह है और इस वस्तु के सतह पर जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से आती है, ये हमारा सोर्स है, इस सोर्स से प्रकाश की किरण इस वस्तु के सतह पर आपतित हुई और टकराकर दूसरी ओर उसी माध्यम में लौट गई। ऐसी घटना को हमने नाम दिया था प्रकाश का परावर्तन। जैसे ही प्रकाश की स्रोत से किसी प्रकाश की किरणें आपतित हैं और वस्तु के सतह टकराकर पुनः उसी माध्यम में दूसरी ओर गमन करने लगती है, तो ऐसी घटना को हमने प्रकाश का परावर्तन कहा था। और इसमें विभिन्न पदों को भी समझा था कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। वस्तु के सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। और इस बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में दूसरी ओर गमन करने वाली या परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतित किरण की टकराकर पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होने की घटना जिस सतह पर हो रही है उस सतह को हम लोग परावर्तक कहते हैं या परावर्तक सतह कहते हैं। जबकि आपतन बिंदु पर अगर लंब खींच दिया जाए, आपतन बिंदु पर यदि लंब खींच दिया जाए तो ये जो लंब खींचा गया है इस लंब को हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो हमने ये पिछले लेक्चर में जान लिया है। अब इसके आगे हमें पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम, कि क्या क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम है और कैसे उनको डिफाइन करना है, इसको सीखना है। और ये बोर्ड एग्जाम में प्रायः 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में हमेशा इसको पूछा जाता है। आइए देखते हैं, हेडिंग लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो प्रकाश के परावर्तन को हमने समझ रखा है कि प्रकाश की किरण आई और वस्तु के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई और इस घटना को हमने प्रकाश का परावर्तन नाम दिया। और इसमें हमने देखा कि जब अभिलंब खींच दिया जाए तो यहाँ आपतन कोण I बना था और यहाँ परावर्तन कोण R बना था। ये हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण इंसिडेंस रे, और ये हमारी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें तो मुख्य रूप से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम दिए गए। पहला नियम जो है कि ये जो प्रकाश के परावर्तन की घटना जो हो रही है ना, आपतित किरण का आना किसी स्रोत है, मान लीजिए कोई सोर्स है, कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है, तो इस लाइट सोर्स से जो प्रकाश की किरण सतह पर आपतित होती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में जो दूसरी ओर गमन करती है, तो इस घटना को हमने कहा प्रकाश का परावर्तन। और ये घटना जो होती है ना, एक निश्चित समतल में होती है, एक निश्चित तल के अंतर्गत होती है। जैसे आप कहा कि ये बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड ही एक क्या है? तल है, एक समतल है। जैसे यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हुई, यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित हुई इस बिंदु पर और टकराकर पुनः दूसरी ओर इस दिशा में गमन करने लगी, तो ये जो घटना हुई इस बोर्ड के तल में हो रही है, आपको दिख रहा है। प्रकाश की किरण आपतित हुई बोर्ड पर और टकराकर दूसरी ओर गमन करने लगी, तो ये घटना जो है इस बोर्ड के तल में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है एक निश्चित तल में होती है, एक निश्चित समतल में होती है। तो पहला पॉइंट जो है, पहला जो नियम है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। और पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब जो है ना,
तीनों एक ही समतल में होते हैं, अर्थात प्रकाश के परावर्तन की घटना जो है एक निश्चित तल के अंतर्गत होती है। आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, पहला नियम जो है प्रकाश के परावर्तन में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, अर्थात प्रकाश के परावर्तन की घटना हमेशा एक निश्चित तल में होती है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरा जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का, जो दूसरा लॉ है वो कह रहा है कि देखिए जो आपतन कोण बना है ना, आपतित किरण और विलंब के बीच जो कोण बना है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और विलंब के बीच जो बना है कोण परावर्तन कोण, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होने वाले, हमेशा बराबर होते हैं। किसी भी प्रकाश से किसी भी एंगल पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो जितने एंगल पर प्रकाश आपतित होता है लगभग उतने ही एंगल पर परावर्तित भी हो जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है और दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो है आपस में हमेशा बराबर है। तो आज लिख सकते हैं दूसरा नियम कि प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही आपस में हमेशा बराबर होते हैं। और ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक ध्यान रखेंगे, 2 नंबर आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है और प्रकाश के परावर्तन की घटना जो है यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब पर खींचा और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश के परावर्तन के नियम है। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। और प्रकाश के परावर्तन को समझ लिया हमने, प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी समझ लिया हमने। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार हैं इसको समझने से पहले आपको वस्तुओं के बारे में समझना पड़ेगा। तो वस्तु आप देखे होंगे अपने आसपास जितने भी पदार्थ या वस्तुएं देखते हैं, आपने देखा होगा किसी की सतह जो होती है बिल्कुल प्लेन होती है। जैसे ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड की सतह है बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल समतल है। ये हमारा डस्टर है, डस्टर की भी सतह आपको एकदम बिल्कुल प्लेन दिख रही है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, कुछ जगह ऐसे होते हैं जो एकदम बिल्कुल समतल ना होकर वक्र सतह होते हैं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सतह होता है। कुछ वस्तुएं जो ऐसी हैं जिनका सतह जो है बिल्कुल प्लेन है, और कुछ वस्तुएं जो होती हैं जो उनकी सतह जो होती है उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, यानी रफ प्रेस कर सकते हैं, उसको कर्व कर सकते हैं, यानी वक्र कर सकते हैं। तो हमेशा वस्तुओं की जो सतह होती है दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो उसकी सतह समतल हो सकती है या तो उसकी सतह वक्र हो सकती है। अब इन दोनों वस्तुओं पर जो प्रकाश की किरण आपतित होती है दो प्रकार की हमें यहाँ पर विविधता देख सकते हैं। यहाँ पर जब प्रकाश की किरण यहाँ पर समतल सतह पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पर आपतित होती है तो बिल्कुल आसानी से परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चली जाती हैं। और ये जो परावर्तित किरणें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। जब कोई वस्तु का सतह समतल रहता है, बिल्कुल प्लेन रहता है, ये प्लेन सरफेस है, समतल सतह है, ये प्लेन है यानी कि समतल सतह है। समतल सतह पर प्रकाश की किरणें जब आपतित होती है ना तो परावर्तित हो रहा है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन ये परावर्तित तो होना ही है, चाहे समतल सतह हो चाहे वक्र सतह हो, परावर्तन तो होना ही होना है। लेकिन विविधता दोनों में थोड़ा सा है। क्या है कि जब समतल सतह पर प्रकाश की किरण आपतित हुई तो परावर्तित तो होनी ही है, लेकिन ये जो परावर्तित किरणें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और ये एक ही जगह पर एक ही बिंदु पर फोकसित होते हुए दिखाई देंगी। जबकि जब वक्र सतह की बात करते हैं ना, कर्व सरफेस की बात करते हैं हम लोग, ये हमारा कर्व सरफेस है, वक्र सतह है। जब कर्व सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो ये आपतित होने के बाद कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्या कर देती हैं, प्रतिच्छेद कर देती हैं परावर्तित किरणें। अब जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है तो ये प्रकाश जो होता है विभिन्न दिशाओं में फैलता हुआ दिखाई देता है। और भी बहुत सारी किरणें आप आपतित कराएंगे तो आप पाएंगे कि परावर्तित किरणें जो है
एक दूसरे को इस सतह पर आपतित होने के कारण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां से हमने देखा कि जब वस्तुओं का सतह समतल होता है तो प्रकाश का परावर्तन यहां भी होता है, लेकिन परावर्तित किरणें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, जिसके कारण सभी प्रकाश की परावर्तित किरणें एक ही बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं, अर्थात उसमें प्रकाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जबकि सतह जब वक्र होता है किसी वस्तु का तो वहां पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित तो होती हैं, लेकिन परावर्तित किरणें कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात ये जो है परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, जिससे प्रकाश एक ही बिंदु पर फोकसित नहीं होकर चारों दिशाओं में फैलने लगता है। और फैलने के कारण इस परावर्तित प्रकाश में प्रकाश की मात्रा जो है अत्यंत कम है। तो ऐसे परावर्तन की घटना को हमने नाम दिया है नियमित परावर्तन, जिसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन की दो प्रकार की घटना दिख रही है। पहला जो है नियमित परावर्तन कहेंगे इसको। नियमित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रकाश है एक ही डायरेक्शन में फोकसित हो रहा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो दूसरी घटना है हमारी, वो दूसरी घटना है हमारी अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपको दिख रहा है प्रकाश के परावर्तन की जो विधि है, दो प्रकार की विधि आपको दिखाई दे रही है। पहली विधि आपको दिख रही है नियमित परावर्तन की, और दूसरी विधि दिख रही है अनियमित परावर्तन की। और दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहले में वस्तु का सतह जो है प्लेन है, समतल है, जबकि अनियमित परावर्तन में वस्तु की सतह जो है कर्व है, यानी कि वक्र है। और यहां पर प्रकाश की किरणें जब आपतित होती है तो परावर्तित होकर एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में फोकसित होती है, अर्थात इसमें परावर्तित प्रकाश की मात्रा जो है ज्यादा होती है। जबकि कर्व सतह पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तित तो यहां भी होती है, प्रकाश का परावर्तन तो यहां भी होता है, लेकिन परावर्तित किरण एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही है, जिसके कारण प्रकाश जो है फैलता हुआ दिखाई देता है। एक जगह पर एक दिशा में डायरेक्शन में फोकसित नहीं हो पाता है प्रकाश, और एक डायरेक्शन में फोकसित नहीं होने के कारण प्रकाश की मात्रा, परावर्तित प्रकाश की मात्रा कम होती है। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, नियमित परावर्तन में परावर्तन का वह रूप जिसमें आपतित प्रकाश किसी वस्तु के समतल सतह पर आपतित होती है एवं परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ऐसे परावर्तन की घटना को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन की घटना में प्रकाश की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्रकाश फोकसित हो रहा है। जबकि प्रकाश के परावर्तन का वह रूप जिसमें वस्तु का सतह वक्र होता है, और वस्तु का वक्र सतह होने के कारण परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर देती हैं, ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन की घटना में प्रकाश की किरणें एक ही डायरेक्शन में न फैलकर अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें एक ही डायरेक्शन में न जाकर विभिन्न दिशाओं में चली जाती हैं, जिससे कारण इस परावर्तन में प्रकाश की मात्रा कम होती है। तो हमने जाना प्रकाश के परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के हैं, पहला है नियमित, दूसरा है अनियमित। नियमित में देखा आपने जब वस्तु का सतह समतल होता है तो ये घटना होती है, और अनियमित आपने देखा जब वस्तु का सतह वक्र होता है तो ऐसी घटना होती है। इसमें प्रकाश की मात्रा कम होगी, परावर्तित प्रकाश की मात्रा इसमें कम होगी, जबकि इसमें परावर्तित प्रकाश की मात्रा अधिक होगी। क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में फोकसित हो रही है और ये विभिन्न दिशाओं में फोकसित हो रही है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। तो ये हमने सीखा प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन का एक विशेष रूप भी देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी कोण पर, किसी एंगल पर आपतित हो रही है, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री से कम के एंगल पर, जब प्रकाश किरणें 0 डिग्री से ज्यादा, जो आई का मान है, आपतन कोण का मान अपने अभी बताया था हमने, ये आई था और ये आ था। तो ये जो आई का मान है ना, जो आपतन कोण का मान है, ये 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से जब कम होता है, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हुई दिखाई देती है। आपतित किरण आई और टकरा कर ऊपर दूसरी ओर
लौट गए। लेकिन जब प्रकाश सीधे लंबवत आपतित हो किसी वस्तु के सतह पर, तो फिर आपको दिखेगा कि प्रकाश जब वस्तु है, ये हमारा वस्तु है, और इस वस्तु के सतह पर जो प्रकाश किरण है सीधे लंबवत आपतित हो गई। मतलब यहाँ इसी बिंदु पर आपतित हो गई, और इसी बिंदु पर अगर अभिलंब खींचा जाए तो अभिलंब और आपतित प्रकाश के बीच जो एंगल बनेगा, आई का मान जो होगा कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दूसरे पर है। ये प्रकाश आ रही है और जिस बिंदु पर टकरा रही है उस बिंदु से मैंने अभिलंब खींचा, दोनों एक दूसरे के समांतर है, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच क्या एंगल बनता है, 0 डिग्री। तो यहाँ से आपतित प्रकाश आया, आपतित प्रकाश आया तो कितने डिग्री पे कोण पर आया, 0 डिग्री के कोण पर आया। आपतन कोण कितना है, 0 डिग्री। प्रकाश को हमने क्या किया गया, लंबवत आपतित किया, लंबवत आपतित होने वाली प्रकाश है ये, लंबवत आपतित होने वाली प्रकाश किरण, लंबवत आपतित होने वाली प्रकाश किरण, ये हमने देखा। हमें ये देखना है कि जब लंबवत आपतित होता है तो क्या होगा। जब प्रकाश से किरण किसी वस्तु की सतह पर लंबवत आपतित होती है, इसका तात्पर्य क्या है कि आपतन कोण का मान 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब और आपतित किरण दोनों ही एक ही रेखा में है, मतलब समांतर है, और ये समांतर है तो बीच कोण क्या बना है, 0 डिग्री। तो आपतित किरण 0 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित हुई, लंबवत आपतित हो रही है, और पुनः टकरा कर उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में लौट जाती है, मतलब परावर्तन कोण भी कितना हो जाता है, 0 डिग्री। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है। आपने देखा जब आपतन कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम रहेगा तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब प्रकाश किरणें लंबवत आपतित होती हैं, यानी कि आपतन कोण का मान 0 डिग्री होता है, तो परावर्तन कोण का भी मान 0 डिग्री हो जाता है, अर्थात आने वाली किरण टकराकर पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, चाहे तो लिख लेंगे, लंबवत आपतित होने वाली प्रकाश किरण हमेशा वस्तु की सतह से टकराकर पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। समझ में आ रहा है, किसी भी वस्तु की सतह पर लंबवत आपतित होने वाली किरण पुनः टकराकर उसी पथ पर लौट जाती है। और ध्यान रखेंगे कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। कारण मैंने आपको समझाया, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण एवं परावर्तित किरण दोनों किरणें और अभिलंब हमेशा क्या है, एक ही डायरेक्शन पर है, यानी कि एक दूसरे के समांतर है, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री है। तो हमने ये समझा कि प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश की किरणें लंबवत आपतित होंगी तो पुनः उसी पथ पर टकरा कर क्या हो जाएंगी, लौट जाएंगी। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को देने वाले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम रेले है। रेले ने एक नियम दिया था और बताया था कि प्रकाश के प्रकीर्णन की जो मात्रा है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो प्रोपोर्शनल होती है उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ के 4th पावर के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रकाश के प्रकीर्णन की जो मात्रा है ना वो उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रकाश के प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है उस प्रकाश के वेवलेंथ के 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा जो होगी उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है पहले समझते हैं, फिर रेले का नियम समझते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए हमने देखा हमारे आसपास जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उस पृथ्वी के वायुमंडल में तमाम सारे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। तमाम सारे सूक्ष्म कण जो है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित है, जैसे धूल के कण हो गए, गैस के अणु हो गए, वर्षा की बूंदें हो गई, कोहरा हो गया। तो ये सारी सूक्ष्म कणें जो हैं हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। और इन जब कणों पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो ये कणें उस प्रकाश की कुछ मात्रा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं, कुछ एनर्जी को अपने अंदर सोख लेती हैं
और शेष प्रकाश को, शेष भाग को चारों दिशाओं में विकृत कर देती है। तो ऐसी घटना को ही हम लोग क्या नाम दिया है? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे ये हमारा सूक्ष्म कण है, ये हमारा सूक्ष्म कण है। अब कोई सा भी कण हो सकता है, वायुमंडल में तमाम सारे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, आपने आपको देखा है। तो इन कणों पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये हमारी आपतित प्रकाश है, आपतित किरण है, आपतित किरण किसी भी स्रोत से, जैसे मान लीजिए सूर्य ही है, सूर्य से प्रकाश की किरण आपतित हुई, किस पर? ये वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण पर। और जब इन वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो पूरी एनर्जी के साथ सूर्य से 100% एनर्जी आ रही है, तो इस एनर्जी के साथ इस सूक्ष्म कण पर आपतित होती है। तो ये सूक्ष्म कण जो है, इस एनर्जी को, इस किरणों के आने वाली किरणों को, कुछ एनर्जी को अपने अंदर सोख लेती है, गेन कर लेती है कुछ एनर्जी को, और गेन करने के बाद शेष जो प्रकाश है, शेष प्रकाश चारों दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में, चाहे कह सकते हैं चारों दिशाओं में फैला देते हैं। और फैलने वाली इस प्रकाश को हम लोग कहेंगे विकिरित प्रकाश या प्रकीर्णित प्रकाश। प्रकीर्णित किरण भी कह सकते हैं, प्रकीर्णित प्रकाश भी कह सकते हैं, विकिरित किरण भी कह सकते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड लाइट कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो हमने देखा कि जो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर प्रकाश से किरणें आपतित होती है, तो आपतित होने वाली किरणों की कुछ ऊर्जा को ये सूक्ष्म कण अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद प्रकाश के शेष भाग को चारों दिशाओं में विकृत कर देते हैं, फैला देते हैं। अब ये फैलने की जो घटना है, प्रकाश के फैलने की जो घटना है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। और इसके बारे में रेले नामक साइंटिस्ट ने ये ज्ञात किया था, बताया था प्रयोग के आधार पर, कि किसी भी प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा जो है, मतलब कौन सा प्रकाश सबसे ज्यादा अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा अधिक प्रकीर्णित होगा, मतलब प्रकाश विकृत करेगा, इस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर यानी कि उसके वेवलेंथ पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रकाश ज्यादा प्रकीर्णित होगा और कौन सा प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि विबग्योर जो है ना, विबग्योर कलश, उनमें रेड कलर का जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा, इस लैम्डा का मान सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पर जो विबग्योर में भी है, वायलेट है यानी कि बैगनी रंग जो है, इसमें इसका लैम्डा जो है, इसका तरंगदैर्घ्य है कम है, काफी कम है, सबसे कम। इन सातों रंग में सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे कम बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो जब लैम्डा का मान कम होगा तो प्रकीर्णन की मात्रा ज्यादा होगी, और जब लैम्डा का मान ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन की मात्रा कम होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेले के अनुसार। तो यहां पर लाल रंग जो है, इस लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, और लाल रंग के तरंगदैर्घ्य के ज्यादा होने के कारण उसका प्रकीर्णन काफी कम होता है, सबसे कम होता है। जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है काफी कम है, सबसे कम है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होने के कारण इसके प्रकाश की प्रकीर्णन की जो मात्रा है सबसे अधिक होती है। यह भी कंडीशन है कि किस कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और किस कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। वायुमंडल में उपस्थित सभी सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है, उसके लिए भी कंडीशन है। तो आगे के कक्षाओं में जब आप जाएंगे, 12th में जाएंगे, वहां आप इसका अध्ययन करेंगे, तो वहां आपको जानकारी दी जाएगी कि वायुमंडल में उपस्थित सभी कणों से, सभी सूक्ष्म कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। कुछ ऐसे कण हैं जिनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसके लिए रेले ने शर्त बताया। अभी हमें समझ आया है कि प्रकाश की किरण जब आपतित होती है सूक्ष्म कणों पर, तो वे सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं और शेष भाग को चारों दिशाओं में विकृत कर देते हैं, और विकृत करने की प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है, और हमने सीखा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसके प्रकाश का प्रकीर्णन, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है।
तो आपने ये सीखा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। आप इसको नोट कर सकते हैं डिफिनेशन के रूप में कि प्रकाश के प्रकीर्णन वह घटना है जिसमें किसी प्रकाश स्रोत से आने हुई प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर पड़ती है या आपतित होती है तो वे सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करके शेष भाग को चारों दिशाओं में विकृत कर देते हैं, फैला देते हैं। प्रकाश के फैलने की इसी घटना को हम लोग नाम दे रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और पैराग्राफ चेंज करके आप उसमें नोट कर सकते हैं कि रेले ने इस बात को बताया कि किसी प्रकाश के प्रकीर्णन की जो मात्रा है उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है और व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लगभग 750 नैनोमीटर होता है और वायलेट जो है बैगनी होता है लगभग 400 नैनोमीटर होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इतना बातें हमने जाना, आज के लेक्चर में सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों के कारण पर्दे पर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। पर्दे पर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसको इमेज इंग्लिश में बोलते हैं। इमेज कैसे फॉर्मेट होता है किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों के द्वारा, और कितने प्रकार का प्रतिबिंब होता है, कितने प्रकार के इमेज कैसे बनते हैं, कब काल्पनिक बनता है, कब वास्तविक बनता है, किसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और उनके क्या क्या गुण है उसको पढ़ेंगे, जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर को सीखने से पहले हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।